लोग मुझे मॉडर्न इन्वेस्टिंग का गॉडफादर या ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं, लेकिन मैं खुद को केवल एक ऐसा इन्वेस्टर मानता हूं जिसने लंबे समय तक बिजनेसेस को समझने, सही कीमत पर खरीदने और धैर्य रखने की कोशिश की है। दशकों से मैं बर्कशायर हैथवे चला रहा हूं। हमने जाइको, डेयरी क्वीन, बीएनएसएफ रेलवे और कई अन्य कंपनीज में ओनरशिप बनाई है। इसके अलावा एप्पल, कोका कोला और कई बड़े बिजनेसेस में हमारी हिस्सेदारी रही है। इन्वेस्टिंग को लेकर मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इकोनॉमी की प्रिडिक्शन करने की कोशिश नहीं करता। मुझे अपनी कंपनी से वीकली रिपोर्ट्स मिलती है। मैं सेल्स, ऑर्डर्स और बिजनेस एक्टिविटी के नंबर्स देखता हूं, लेकिन वे नंबर्स मुझे ये नहीं बताते कि इकोनॉमी 3 या 6 महीने बाद क्या करेगी। वे केवल ये बताते हैं कि आज हमारे बिजनेसेस में क्या हो रहा है। जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो हमारा इंटेंशन उसे लंबे समय तक रखने का होता है। उस दौरान अच्छे वर्ष आएंगे, खराब वर्ष आएंगे और कभी बहुत कठिन समय भी आएगा। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि बिजनेस कितना अच्छा है और उसके लिए हम कितनी प्राइस चुका रहे हैं। अगले 12 महीनों में इकोनॉमी क्या करेगी, इससे नहीं। चार्ली मंगर और मैंने कभी कोई बड़ा डिसीजन केवल इकोनॉमिक फोरकास्ट के आधार पर नहीं लिया। हम इंडिविजुअल बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। उसकी लॉन्ग टर्म अर्निंग पावर क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना मजबूत है, मैनेजमेंट कैसा है और हमें उसके लिए कितनी प्राइस चुकानी है। लेकिन हमने कभी केवल इसलिए कोई बिजनेस नहीं खरीदा क्योंकि हमें लगा कि इकोनॉमी अगले वर्ष अच्छी रहेगी। इकोनॉमिक फोरकास्ट मेरे लिए एंटरटेनमेंट जैसे हैं। इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स इतने अधिक होते हैं कि लगातार सही प्रिडिक्शन करना लगभग असंभव है। यदि आप ऑटोमोबाइल डीलरशिप, फार्म या मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज खरीदते हैं तो आप ये देखकर परचेस नहीं करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ 3% होगी या 2.8%। आप देखेंगे कि बिजनेस अच्छा है या नहीं और प्राइस उचित है या नहीं। यही इन्वेस्टिंग का आधार है। अब कैश की बात करते हैं। यदि आप पेचेक से पेचेक तक जीवन चला रहे हैं तो आपके पास इमरजेंसी कैश होनी चाहिए। आपका क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आपका घर पेड ऑफ है, एक्सपेंसेस मैनेजेबल हैं और आपके पास अच्छे डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस का पोर्टफोलियो है तो बहुत अधिक कैश की जरूरत नहीं हो सकती। बर्कशायर के पास बड़ी कैश पोजीशन इसलिए रहती है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। हमारे इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं। हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स या दूसरी कैटेस्ट्रोफीज के बाद हमें अचानक बिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्लेम्स चुकाने पड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बर्कशायर किसी भी परिस्थिति में फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बना रहे। लेकिन एक रिटायर्ड इन्वेस्टर जिसका घर पेड ऑफ है और जिसका पोर्टफोलियो उसे रेगुलर डिविडेंड्स देता है, उसे बर्कशायर जितनी कैश रखने की जरूरत नहीं है। अब एप्पल को समझिए। यदि किसी कंपनी को खरीदने के बाद आपको उसे हर दिन क्लोजली फॉलो करना पड़े तो शायद आपको उसे खरीदना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने एक फार्म खरीदा। क्या आप हर सप्ताह जाकर देखेंगे कि कौन कितनी बड़ी हुई है? क्या क्रॉप प्राइसेस की हर खबर पर घबराएंगे? नहीं। आप फार्म इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको उसकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एबिलिटी पर भरोसा है। मैंने 1980 के दशक में एक फार्म खरीदा था। मैं वहां शायद केवल एक बार गया हूं। मेरे जाकर उसे घूरने से क्रॉप तेजी से नहीं बढ़ती। कुछ वर्षों में प्राइसेस अच्छी होंगी, कुछ में खराब,
कुछ वर्षों में यील्ड अधिक होगी, कुछ में कम। लेकिन यदि लैंड अच्छी है और फार्म सही तरह मैनेज हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में वैल्यू बनेगी। एप्पल को भी मैं इसी प्रकार देखता हूं। यदि आपके पास शहर की सबसे अच्छी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और अच्छा मैनेजर है, तो आप हर दिन ये नहीं पूछेंगे कि आज कितने कस्टमर्स आए। यदि आप किसी बिजनेस को 20 वर्ष तक रखने वाले हैं तो डेली न्यूज बहुत कम इंपॉर्टेंट है। यदि आप हर छोटी हेडलाइन से इमोशनली प्रभावित होते हैं तो आपको वह स्टॉक खरीदना ही नहीं चाहिए। अब बाईबैक्स की बात करते हैं। कंपनी को अपने शेयर्स तभी बाईबैक करने चाहिए जब 3 बातें सही हों। पहली, बिजनेस की सभी ऑपरेशनल नीड्स पूरी हो चुकी हों। दूसरी, कंपनी के पास इमरजेंसीज के लिए पर्याप्त कैश हो। तीसरी, स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे बिक रहा हो। मान लीजिए आप और मैं किसी बिजनेस के इक्वल पार्टनर्स हैं। बिजनेस की वैल्यू $1 मिलियन है। आपकी आधी हिस्सेदारी $5 लाख की है, लेकिन आप मुझे वह $4 लाख में बेचने को तैयार हैं। यदि बिजनेस अच्छा है तो मेरे लिए आपकी हिस्सेदारी खरीदना रैशनल होगा। बाईबैक भी यही है। कंपनी अंडर वैल्यूड प्राइस पर शेयर्स खरीदती है और रिमेनिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप बढ़ जाती है। लेकिन बाईबैक केवल तभी अच्छा है जब शेयर्स वास्तव में अंडर वैल्यूड हों। यदि कंपनी ओवर वैल्यूड शेयर्स खरीदती है तो वह शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब पॉलिटिक्स और लीडरशिप की बात करते हैं। मैं ऐसा प्रेसिडेंट चाहता हूं जो समझे कि मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा खतरा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। पहले हम न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल थ्रेट्स की बात करते थे। अब साइबर को भी उसी कैटेगरी में रखना होगा। टेक्नोलॉजी ने किसी अनस्टेबल इंडिविजुअल या होस्टाइल ग्रुप की डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी है। एक फेक न्यूक्लियर वार्निंग, साइबर अटैक या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा कर सकता है। इसीलिए नेशनल लीडरशिप की नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की सुरक्षा और मास डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी को कम करना है। इकोनॉमी को लेकर मैं लीडरशिप से 2 चीजें चाहता हूं। पहली, मार्केट सिस्टम की प्रोडक्टिव पावर को प्रोटेक्ट किया जाए। यह सिस्टम इनोवेशन, एफिशिएंसी और ग्रोथ क्रिएट करता है। यह एक ऐसी गूस है जो लगातार गोल्डन एग्स देती है। दूसरी, सोसाइटी यह सुनिश्चित करे कि कोई पूरी तरह पीछे न छूटे। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, बच्चों को पालता है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देता है, तो केवल इसलिए उसे डिग्निटी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास हाईली पेड मार्केट स्किल नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी बहुत स्पेशलाइज्ड हो गई है। 200 वर्ष पहले लोग फार्म्स पर काम करते थे। सबसे स्किल्ड वर्कर और ऑर्डिनरी वर्कर की इनकम में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता था। आज सबसे अच्छा एथलीट, एंटरप्रेन्योर या एंटरटेनर मिलियंस कमा सकता है, लेकिन एक अच्छा और मेहनती सिटीजन बहुत कम कमा सकता है क्योंकि मार्केट उसकी स्किल को ज्यादा प्राइस नहीं देती। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी ह्यूमन वैल्यू कम है। मैं अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट जैसे प्रोग्राम्स को यूजफुल मानता हूं क्योंकि वे वर्किंग पीपल की इनकम सप्लीमेंट करते हैं बिना मार्केट सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किए। लोगों को जॉब भी चाहिए और अपनी मेहनत पर प्राइड भी, लेकिन उनकी पॉकेट में डिसेंट लाइफ के लिए पर्याप्त कैश भी होनी चाहिए। अब ब्रांड्स और क्राफ्ट हीन्स की बात करते हैं। मेरी राय में हमने क्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा प्राइस चुकाई। एक एक्सेलेंट बिजनेस भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है यदि आप उसके लिए बहुत अधिक प्राइस दे दें। रिटेलर्स और ब्रांड्स के बीच
पावर बैलेंस भी बदल रहा है। यदि आपका ब्रांड वीक है तो वॉलमार्ट या कॉस्को जैसे रिटेलर्स के पास बार्गेनिंग पावर होगी। लेकिन यदि कस्टमर्स स्पेसिफिकली आपका प्रोडक्ट चाहते हैं तो ब्रांड मजबूत रहेगा। कॉस्को ने एक समय कोका कोला को हटाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे वापस रखना पड़ा। यदि वो कोई वीक कोला ब्रांड होता तो शायद उसे वापस नहीं लाया जाता। लेकिन दुनिया बदल रही है। पहले टेलीविजन और रेडियो एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स को लाइफ टाइम लॉयल्टी देती थी। आज अमेजन, ऑनलाइन शॉपिंग और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स ने कंज्यूमर बिहेवियर बदल दिया है। कस्टमर्स ब्रांड्स बदलने के लिए अधिक तैयार हैं, इसलिए किसी ब्रांड की हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ को परमानेंट नहीं मानना चाहिए। अब अमेज़न की बात करते हैं। मैंने जेफ बेजोस को हमेशा एडमायर किया है। मैंने उनमें अर्ली स्टेज पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट देखा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि बुक्स बेचने वाला बिजनेस इतना विशाल इकोसिस्टम बन सकता है। मैंने अमेज़न मिस किया, लेकिन हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिस्टेक नहीं होती। यदि कोई कंपनी आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है तो उसे मिस करना कोई क्राइम नहीं है। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स वे हैं जहां बिजनेस मेरे सर्कल के अंदर था, मैं उसे समझ सकता था, प्राइस अट्रैक्टिव थी, लेकिन मैंने एक्शन नहीं लिया। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आपको हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी बाउंड्रीज जाननी है। अब डेट और इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। जब इकोनॉमी अच्छी हो और गवर्नमेंट फिर भी बड़े डेफिसिट चला रही हो तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अनुसार इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए, लेकिन कई वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कितना कठिन है। फोर्ब्स की रिचेस्ट पीपल लिस्ट देखिए, बहुत कम लोग इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस के कारण रिच हुए हैं। वे बिजनेसेस बनाकर, प्रोडक्ट्स क्रिएट करके, इनोवेशन करके और कैपिटल सही जगह लगाकर रिच हुए हैं। अब हेल्थ केयर की बात करते हैं। अमेरिका हेल्थ केयर पर इनॉर्मस अमाउंट खर्च करता है। सिस्टम से जुड़े लगभग सभी लोग मानते हैं कि चेंज की जरूरत है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि चेंज किसी दूसरे हिस्से में हो। हॉस्पिटल इंश्योरर को ब्लेम करता है, इंश्योरर डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स ड्रग कंपनीज को, और कोई अपनी इकोनॉमिक्स बदलना नहीं चाहता। हेल्थ केयर की प्रॉब्लम केवल ड्रग प्राइसेस नहीं है, ये हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इंश्योरर्स, एम्प्लॉयर्स, पेशेंट्स और गवर्नमेंट से जुड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। गोल ये होना चाहिए कि बेटर केयर मिले, पेशेंट्स को बेहतर एक्सपीरियंस हो और कॉस्ट्स की ग्रोथ धीमी हो। अमेरिका एडवांस्ड मेडिसिन में वर्ल्ड लीडर है, लेकिन यदि हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा मनी कहां जा रही है। अब बेर्कशायर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सीज कैंडीज एक छोटा लेकिन वंडरफुल बिजनेस है। ये बहुत अधिक एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता के बिना कैश जनरेट करता है। हमने इसे एक्सपेंड करने के कई प्रयास किए, बहुत से सफल नहीं हुए, लेकिन सीज से आने वाला कैश वेस्ट नहीं हुआ। हम उसे बीएनएसएफ, रेलवे, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज और दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सके। बर्कशायर का बड़ा एडवांटेज यही है, कुछ बिजनेसेस कैश कंज्यूम करते हैं, कुछ कैश जनरेट करते हैं। हम कैपिटल को टैक्स एफिशिएंट तरीके से वहां मूव कर सकते हैं जहां उसका बेस्ट यूज हो। कैपिटल एलोकेशन बर्कशायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। अब एनालिस्ट्स और क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करते हैं। मैं एनालिस्ट्स की रिपोर्ट्स एक्टिवली नहीं पढ़ता। यदि मैं हर एनालिस्ट नोट पढ़ूंगा तो मेरे पास कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने का समय कम हो जाएगा। हम क्वार्टरली
अर्निंग्स टारगेट हिट करने के लिए बिजनेस डिसीजंस नहीं बदलते। हम शॉर्ट टर्म नंबर अच्छा दिखाने के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू सैक्रिफाइस नहीं करते। मैं जानता हूं कि कैश कहां है, मैं जानता हूं कि बिजनेसेस जनरली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हर महीने आर्टिफिशियल कंसोलिडेटेड नंबर बनाना मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। जब मैंने अपनी पार्टनरशिप शुरू की तो मैंने इन्वेस्टर्स को ग्राउंड रूल्स दिए। मैंने कहा यदि आप मेरी फिलॉसफी, कम्युनिकेशन और लॉन्ग टर्म अप्रोच से कंफर्टेबल हैं तो हम पार्टनर्स बन सकते हैं, यदि नहीं तो किसी दूसरे मैनेजर के साथ जाना बेहतर है। पब्लिक कंपनी में मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि शेयर्स कौन खरीदे, लेकिन मैं अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से ऐसे शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट कर सकता हूं जो बर्कशायर की फिलॉसफी समझते हो। मैं ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं चाहता जो अगले क्वार्टर में क्विक रिटर्न या बड़ा डिविडेंड चाहते हैं। बर्कशायर लॉन्ग टर्म ओनर्स चाहता है। अब बैंक्स की बात करते हैं। मैं बैंक्स में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि वे बिजनेसेस हैं जिन्हें मैं समझ सकता हूं। यदि उनकी प्राइस फ्यूचर अर्निंग पावर के मुकाबले अट्रैक्टिव हो तो वे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है वे दुनिया की सबसे एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट्स न हो, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न भी बहुत वैल्यूएबल होती है। अब क्लाइमेट चेंज और इंश्योरेंस को समझिए। क्लाइमेट चेंज सीरियस है, लेकिन इंश्योरेंस में पॉलिसी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 20 ईयर पॉलिसी लिखते हैं तो लॉन्ग टर्म असेसमेंट्स क्रिटिकल होती है, लेकिन 1 ईयर पॉलिसी में आप हर वर्ष नई इंफॉर्मेशन देखकर प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। कार्स पहले से सेफर हुई हैं, लेकिन रिपेयर बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। साइड मिरर, विंडशील्ड और बम्पर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स होते हैं, इसलिए फेटिलाइटीज कम हो सकती हैं, लेकिन कोलिजन कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं। इंश्योरेंस में हर चेंज को सही प्राइस में रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। बर्कशायर ने कैटास्ट्रोफी इंश्योरेंस से केवल क्लाइमेट चेंज के कारण दूरी नहीं बनाई। हमने इसलिए पार्टिसिपेशन कम की क्योंकि प्रीमियम्स रिस्क के मुकाबले अट्रैक्टिव नहीं थे। अब इलॉन मस्क की बात करते हैं। इलॉन रिमार्केबल व्यक्ति हैं। उनमें इमेजिनेशन और एग्जीक्यूशन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी है, लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हर थॉट को तुरंत पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों के दिमाग में मजबूत इंटरनल फिल्टर होता है, कुछ लोगों में कम। मैंने स्वयं बहुत कम ट्वीट्स किए हैं। सच कहूं तो मुझे ट्वीट करना भी नहीं आता। अब अमेरिका और चाइना की बात करते हैं। दोनों आने वाली जेनरेशंस तक सुपर पावर्स रहेंगे। वे बिजनेस, टेक्नोलॉजी और आइडियाज में कंपेटिटर्स होंगे, लेकिन कंपेटिटर्स होना और एनिमीज होना अलग बातें हैं। सबसे अच्छी दुनिया वो है जिसमें अमेरिका और चाइना दोनों प्रॉस्पर करें। न्यूक्लियर एज में पावरफुल कंट्रीज कंपटीशन को अनकंट्रोलेबल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदल सकती। अमेरिका, चाइना और रशिया सभी को समझना होगा कि कोई भी देश अकेले सारे एडवांटेजेस नहीं ले सकता। एस्केलेशन से बचना ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाइना ने कुछ डेकेड्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। 1949 के बाद 1 बिलियन से अधिक लोगों के जीवन में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया। जब मैं पहली बार चाइना गया तब भी प्रोग्रेस रिमार्केबल थी। कुछ वर्षों बाद वापस गया तो वह लगभग अलग कंट्री दिखाई दी। अमेरिका ने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ की है। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसकी तुलना में अमेरिका का रियल जीडीपी पर कैपिटा कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिका के पीछे स्ट्रॉन्ग टेलविंड रही है। चाइना के पीछे रीसेंट डिकेड्स में हरिकेन फोर्स टेलविंड रही है।
शॉर्ट टर्म ग्रोथ 6% हो या 6.5%, उससे अधिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। अंत में मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत सिंपल है। इकोनॉमी की प्रिडिक्शन में समय बर्बाद मत करो। ऐसे बिजनेसेस खरीदो जिन्हें तुम समझते हो, उनकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स मजबूत हो, मैनेजमेंट केपेबल और ऑनेस्ट हो, प्राइस रीजनेबल हो। डेली स्टॉक प्राइस को बिजनेस वैल्यू मत समझो, शेयर्स को पीसेस ऑफ पेपर नहीं, बिजनेस ओनरशिप समझो। अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के भीतर रहो, कैश सेफ्टी के लिए रखो, लेकिन फियर के कारण हमेशा कैश में मत बैठे रहो। बाईबैक्स तभी अच्छे हैं जब शेयर्स अंडर वैल्यूड हो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को परमानेंट मत मानो, मिस्टेक्स स्वीकार करो, पेशेंस रखो। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको हर प्रिडिक्शन सही करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल रैशनल थिंकिंग, इमोशनल डिसिप्लिन और सही प्रिंसिपल्स पर बहुत लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत है। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली सीक्रेट है।